हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दुर्खीम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी हो पाए, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को कोशिश करूंगी कि डिस्क्राइब भी करूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। किसका मानना था कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है, मतलब सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसने दी है? कॉम्ट, वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर दुर्खीम। और इसका जो राइट आंसर है वो है दुर्खीम। क्वेश्चन को समझ लीजिए, किसका मानना था कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। तो दुर्खीम का ये चीज़ इन्होंने बोला था कि जो सामाजिक तथ्य हैं, सामाजिक तथ्य को इन्होंने एक दूसरा नाम भी दिया था, सामूहिक प्रतिनिधान। ठीक है, तो अगर सामूहिक प्रतिनिधान पूछे तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों को या फिर सामाजिक प्रतिनिधानों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन देता है? तो वो हैं आपके दुर्खीम। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? ऑप्शन ए है सामान्य, बी है व्याधिकीय, सी है प्रकट और डी इनमें से कोई नहीं। तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? ठीक है, नहीं बताया है, ये पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने दुर्खीम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों में सामान्य और व्याधिकीय ये दो प्रकार बताए थे, लेकिन प्रकट अप्रकट की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है, प्रकट अप्रकट प्रकार से संबंधित कौन है? तो वो है आपके मर्टन। ठीक है, तो वो बात करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की बात ये करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? एकात्मकता, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। एकात्मकता मतलब एकता, एकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है स्पेंसर, बी टॉनीज, सी दुर्खीम, डी सोरोकिन। तो एकता के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने किया है? तो वो किया है आपके दुर्खीम ने। इन्होंने दो प्रकार की एकता बताई थी, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। ये क्या होती है? अगर इसको समझना है तो आप पीजीटी सोशियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, तो वहाँ पर जो दुर्खीम वाला लेक्चर है उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो दो प्रकार की एकता बताई थी, यांत्रिक और सावयवी एकता दुर्खीम ने। ठीक है, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये किसने कहा था? मतलब धर्म तो वास्तविक है लेकिन ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये चीज़ किसने कही थी? ऑप्शन देखिए, आगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर या फिर मार्क्स। तो ये किसने कहा था कि धर्म तो वास्तविक है लेकिन हम ईश्वर को धर्म का सार नहीं मान सकते। मतलब एक तरफ वो धर्म को स्वीकार करते हैं, एक तरफ वो जो अलौकिक शक्तियों की बात है या अलौकिक जो भी चीज़ें हैं उनको अस्वीकार करते हैं। तो ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, बी है दुर्खीम, सी है वेबर और डी है कार्ल मार्क्स। और इसका जो राइट आंसर है वो है दुर्खीम। इन्होंने ही कहा था कि धर्म तो वास्तविक है, धर्म तो प्रेजेंट है, वो चीज़ तो सही बात है, लेकिन किसी भी अलौकिक शक्ति को ये नहीं मानते थे। जो कुछ भी था सब कुछ सामाजिक ही था। दुर्खीम की ये सबसे बड़ी चीज़ याद रखना कि जब भी दुर्खीम बात करते हैं तो वो हर चीज़ में सामाजिक कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समाज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है दुर्खीम ने। तो धर्म वास्तविक है लेकिन ईश्वर धर्म का सार नहीं है। धर्म का सार क्या है? समाज ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समाज ही वास्तविक देवता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, पार्सन्स या फिर दुर्खीम। तो समाज को वास्तविक देवता किसने माना है? मार्क्स, वेबर, पार्सन्स या फिर दुर्खीम ने किसने माना है समाज को वास्तविक देवता?
तो वो है आपके दुर्खिम। जैसा मैं अभी आपको समझा रही थी कि धर्म को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा था कि धर्म और कुछ नहीं है, समाज का ही एक जो सामाजिक प्रतिनिधान होता है उसी का कलेक्टिव एक रूप है। टोटम के आधार पर इन्होंने धर्म की व्याख्या करी है। तो समाज को ही वास्तविक देवता माना है, हर चीज़ में सामाजिक कारणों को ढूंढने की कोशिश करी है। तो ये कथन किससे संबंधित है? दुर्खिम से। डी इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या घनत्व के आधार पर श्रम विभाजन को किसने बताया है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर श्रम विभाजन को किसने बताया है? स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खिम या फिर वेबर? तो किसने बताया है कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व होता है वैसे वैसे ही जो श्रम विभाजन है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से श्रम विभाजन की व्याख्या किसने करी है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ये किसने करा है? इसका राइट आंसर है सी, दुर्खिम। दुर्खिम ने करी है ये बात कही है। और जो एडम स्मिथ थे ये आर्थिक तौर पर श्रम विभाजन को देखते थे, जबकि जो दुर्खिम थे तो उन्होंने सामाजिक तौर पर श्रम विभाजन को देखा था। तो इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकारवाद के जनक कौन थे? ऑप्शन ए स्पेंसर, बी मेलिनोवस्की, सी दुर्खिम, डी ब्राउन। तो प्रकारवाद के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, दुर्खिम। दुर्खिम को क्यों कहा जाता है? वैसे तो स्पेंसर थे, लेकिन यहाँ पर दुर्खिम क्यों होगा? दुर्खिम इसलिए होगा क्योंकि स्पेंसर को पूर्णतः समाजशास्त्री नहीं कह सकते हैं। वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जैविकीय विज्ञान से ली हैं, तो उससे संबंधित ज़्यादा रहे हैं। वो पूर्णतः समाजशास्त्री नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस वजह से दुर्खिम को प्रकारवाद का जनक माना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। ये किसका मानना था? धर्म, विश्वासों, व्यवहारों से जुड़ा हुआ लोगों का एक नैतिक समुदाय है। ऑप्शन ए फ्रेजर, बी मेलिनोवस्की, सी स्पेंसर या फिर डी दुर्खिम। तो इसका भी राइट आंसर है डी दुर्खिम। दुर्खिम ने कहा था कि जो धर्म है ये लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिसमें कि लोगों के विश्वास जुड़े होते हैं, उनका एक निर्धारित आचरण होता है। तो विश्वासों और व्यवहारों से जुड़ा हुआ एक नैतिक समुदाय है जहाँ पर नैतिकता के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? विधि का मतलब समझते हैं। विधि का मतलब होता है कानून। तो दुर्खिम ने आधुनिक कानून की प्रकृति कैसी बताई है? क्या है आधुनिक कानून की प्रकृति दुर्खिम के अनुसार? ऑप्शन ए दमनकारी, बी क्षतिपूरक, सी आदर्शात्मक, डी औपचारिक। तो कौन सी प्रकृति बताई है? दुर्खिम ने बताया कि जो आधुनिक समाज में कानून होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर है बी, क्षतिपूरक कानून होते हैं। क्योंकि जब भी अभी वर्तमान टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं तो उस पर आप दमनकारी चीज़ें नहीं लगा सकते ना, तो क्षतिपूरक कानून होगा। और पहले के टाइम में कैसा था? दमनकारी कानून थे, जो प्राचीन समाज था वहाँ पर। तो आधुनिक समाज में क्षतिपूरक कानून होंगे। अगला क्वेश्चन है, समाज स्वतः स्फूर्त है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है स्पेंसर, बी दुर्खिम, सी मेलिनोवस्की, डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये किसका कथन है कि समाज स्वतः स्फूर्त है? इसको स्वतः स्फूर्त को इंग्लिश में बोलते हैं सुई जेनेरियस। तो सुई जेनेरियस, सोसाइटी को सुई जेनेरियस किसने माना था? स्पेंसर, दुर्खिम, मेलिनोवस्की या फिर ब्राउन। तो इसका भी राइट आंसर है दुर्खिम। समाज को स्वतः स्फूर्त मानते हैं, सुई जेनेरियस मानते हैं, मतलब स्वयं से स्वतः ही उत्पन्न हुआ है, किसी ने उसका निर्माण नहीं किया। स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है कि किसी ने उसका निर्माण नहीं किया है, खुद से ही उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा, तो उस वजह से उतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये इतने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी जो भी नेक्स्ट वीडियो हो तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाऊँ।
तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।